Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha Academy's Science and Tech series. And today is the day which you all have been waiting for. That is, this is the last lecture of the Science and Tech series. After this, we'll plan series. It might be security, society, or anything. It can be. Let's see what we do. But then today, it is the last lecture of the Science and Tech series, and I thank you all for being with us, patiently listening out, and I think it's the most comprehensive, and that's all we could do. Some things might be left, but then you can always tell us in the comment box or mail us, message us, DM us on Instagram. We'll be happy to make another video and add our chapter or lecture number 27. But then this is a 26 lecture series, and the last topic for the सीरीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. स्मॉल टॉपिक. देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है. आजकल आप गाने सुनते हैं, है ना, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन होती है. पर इंटेलेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपने जो ब्रेन है, अपना इंटेलेक्ट है, उसको यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाई, है ना, तो उसको आपने क्या बोल दिया, इंटेलेक्चुअल बोल दिया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई. वेरियस कन्वेंशंस हैं जिसके अंडर ये बनी थी. सबसे पहले एक्चुअली ये 1883 में रिकॉग्नाइज की गई थी. ठीक है. सबसे पहले जो पुरानी वो थी, एक पेरिस कन्वेंशन था 1883 का, वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया. ठीक है. और उसका इट वाज अ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड भी किया गया है. इसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताएंगे. तो और इसके बाद 1886 में एक बर्न कन्वेंशन आया. ठीक है. 1886 में बर्न कन्वेंशन आया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्ट, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक. ठीक है. बर्न कन्वेंशन आया. तो बेसिकली ये यहाँ से बात शुरू हुई. यहाँ पे एप्लीकेशन अब देख लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. कौन कौन से टाइप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. बेसिकली दो मेजर हेड हैं. तो जो पहला हेड है वो है कॉपीराइट. ठीक है. कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं. मान लिया हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना, और हम कहीं अगर आपको कभी कोई ईवी दिखाते हैं और वो किसी चैनल की है, तो हमारे पास कॉपीराइट इशू आ जाती है. कहीं गाने डालते हैं तो कॉपीराइट इशू आ जाते हैं. तो कॉपीराइट क्या है बेसिकली, इट इज़, है ना, लिटरेरी कोई भी आर्टिस्टिक वर्क्स होता है, बुक्स हो सकता है, म्यूजिकल कंपोजिशंस हो सकते हैं, है ना, म्यूजिकल कंपोजिशंस हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ों में हो सकती है कॉपीराइट. ठीक है. पर मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ. आपका म्यूजिक हो गया. ठीक है. आजकल मान मेरी जान जो गाना चल रहा है, अब उस पर जो भी प्रोडक्शन हाउस होगा उसका उस पर कॉपीराइट होगा, है ना. हो सकता है गाया वो किंग ने हो, बट देन उसका कॉपीराइट किसके पास होगा, जो प्रोडक्शन हाउस होगा, है ना. हो सकता है किंग का अपना प्रोडक्शन हाउस हो, उनके पास उसका कॉपीराइट हो. ठीक है. तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे उसको, तो अगर आप, तो एक कॉपीराइट इशू हमेशा बनेगा. तो उसकी जो अर्निंग वगैरह होती है वो उनके पास चली जाती है. ठीक है. म्यूजिक हो गया आपका. ठीक है. आपके स्कल्पचर हो गए, शिल्पकार या मूर्ति कला जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, फिल्म्स हो गई. ठीक है. आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे बार फिल्म का रीमेक बनता है तो परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ इसका रीमेक बनाए ना बनाने. ठीक है. परमिशन से आप कुछ भी कर सकते हो, बट देन यू नीड परमिशन, है ना, रिटर्न परमिशन, ऐसा नहीं. और ये जो कॉपीराइट है इंडिया में, या जब लगभग लगभग इसको लेके जो लॉ है वो यूनिफॉर्म ही है, तो मिनिमम वो 50 ईयर्स तक ये गारंटेड रहता है. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर या मेकर, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर और मेकर. ठीक है. अब बात करें अगर हम सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप की होती है इंडस्ट्रियल राइट्स. इंडस्ट्रियल राइट्स. ठीक है. इंडस्ट्रियल राइट्स में आपकी बहुत सारी राइट्स आ जाती हैं. इंडस्ट्रियल राइट्स में आपने जो पढ़े होंगे, आपके ट्रेडमार्क्स, नाइकी का लोगो देखा है आपने, आपने एडिडास का लोगो देखा होगा. ठीक है. तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेडमार्क्स हैं. कई जगह आपने देखा होगा लोगो लिखा होगा, उसके आगे आर या ऐसे करके टीएम करके लिखा होता है. तो आर मतलब रजिस्टर्ड, टीएम मतलब ट्रेडमार्क. ऐसे ही आपने जीआई एक्ट पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट. ठीक है. आपने देखा होगा कि पोचमपल्ली साड़ी, बनारसी ब्रोकेड्स, है ना, बनारसी ब्रोकेड जो साड़ी होती है. ठीक है. तो उसमें जो है इनको क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर उस एरिया में पाए जाते हैं. तो इससे क्या होता है, इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, ये कमर्शियल नेचर के हो जाते हैं. ठीक है. जैसे कड़कनाथ चिकन है ना, आजकल कड़कनाथ चिकन खाना सबको खाना है. ठीक है. तो क्या है, उसकी एक जीआई टैग हो गया वो एक टाइप का. ठीक है. ऐसे ही आपके ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं.
ऐसे ही आपके इंडस्ट्रियल मैप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं, इन सब के लिए एक्ट्स बने हुए हैं इंडिया में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। आपका इसके अलावा पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट भी एक टाइप का आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है। पेटेंट किस में होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह में। भाई मान लिया जैसे कोवैक्सीन बनी, तो कोवैक्सीन को कैसे बनाया गया, तो उस पर एक पेटेंट हो जाएगा, प्रोसेस पे मिलता है ये, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पे, ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पे मिलता है, ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, जब उसको मैं कोई भी चीज़ क्यों करूँगा, जब मेरे को थोड़ा सा रिनोमिनेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सेकंड बात है, जब आप किसी का इकोनॉमिक राइट बचाओगे, उसको फेमस बनाओगे, तभी तो लोग इनोवेट करेंगे, तो इट एनकरेजेस इनोवेशन, इट एनकरेजेस इनोवेशन। सेफगार्ड करता है जिसने वो चीज़ बनाई है उसको सेफगार्ड करता है, ठीक है। बिजनेस करने में आसानी करता है, ठीक है। आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, भाई एक आदमी को एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है और एक सी कंट्री है। ए कंट्री ने जो है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, तो देखेगा बी के आईपी लॉज अच्छे हैं, सी के आईपी लॉज अच्छे नहीं है, यहाँ इन्फ्रिंजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बी को दे देगा और सी को नहीं देगा, ठीक है, बी को दे देगा और सी को नहीं दे देगा। इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी आती है आईपी लॉज, आजकल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं आजकल तो आईपी में स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, बहुत सारे लॉयर्स, एक लॉ लीगल फील्ड जो है पर्टिकुलर स्पेशलाइज हो गई है। इनफैक्ट आईआईटी खड़गपुर में तो एक कोर्स भी चलता है जो उनका एलएलबी और एलएलएम है, वो बेसिकली फोकस्ड ही है आईपीआर लॉज पे, ठीक है। अब बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया क्योंकि WTO का मेंबर है, अच्छा ये जो आईपीआर है ना, इसके लिए एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स बोलते हैं उसको, ट्रिप्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसको कौन देखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अभी आगे देखते हैं उसके बारे में। नेशनल आईपीआर पॉलिसी डिस्कस कर लेते हैं, है क्या 2016 में आई, ठीक है, 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो आइडिया था, इट इज़ टू दैट, इसका जो मोटिव था वो था क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, ठीक है, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया इसका आइडिया था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने क्या बोला कि ठीक है भैया, हम जो है आईपी लॉ को मजबूत करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे, ठीक है, लॉज करेंगे, कोड्स बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लॉयर्स बनाएंगे, ठीक है, स्पेशल आईपी बेंचेस बना देंगे, ये सब क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना, ठीक है। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं, तो उसको हम अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको अपने लॉज में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बात करें अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ, तो ये आईपी लॉज को किसके अंदर आते हैं, एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिप, और डिप किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ये डिप, ठीक है। और इसके अंदर हमने प्रमोशन करने के लिए एक सीपम सेल भी बनाया हुआ है, ठीक है, सीपम का फुल फॉर्म है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, और मैंने आपको बताया था ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको कौन देखता है, वीपो, और इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो 7 लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से 7 लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक तो आईपीआर की अवेयरनेस एंड आउटरीच एंड प्रमोशन बढ़ाना, अच्छा ये इसका वे फॉरवर्ड भी बन सकता है, कि आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो ये 7 पॉइंट लिख दीजिएगा, फिनिश, ठीक है। आईपीआर प्रमोशन, आउटरीच एंड प्रमोशन करना, जनरेशन ऑफ आईपीआर ज़्यादा से ज़्यादा, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट करना, कमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर ताकि पैसा मिले लोगों को, री इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी से एजुकेट हो जाए, सालों साल मुकदमा ना चले, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, उसके अराउंड जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, या जितनी भी फॉर्म्स हैं, अब आईपी फॉर्म्स आ गई हैं, तो ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करती हैं, रिसोर्सेज को जनरेट करती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीपो की, मैंने आपको बताया, तो वीपो कुछ नहीं है, देखो यार यूएन की 15 स्पेशलाइज एजेंसीज है ना, जो यूएन को रिपोर्ट करती हैं, उसमें से एक है ये,
वन ऑफ देम, इट इज़ द वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है, बड़ी सुंदर जगह है, मैंने भी टीवी में ही देखी है, कभी गया नहीं, ठीक है। कहीं मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा, ठीक है। वीपो क्या करता है? वीपो बेसिकली जो इंटरनेशनल आईपी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करता है। ट्रांस बाउंड्री जो हमारे देशों में आपस में आईपी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री आईपी डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करता है। आईपी लॉज जो होते हैं आपका, वो स्टडी करता है वेरियस कंट्रीज़ के, और कैसे आईपीज लॉ चल रहे हैं, कैसे बनने चाहिए, जो फ्यूचर नीड्स हैं उसमें क्या नीड चेंजेस चाहिए, तो उस सब के बारे में ये सब काम करते रहते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि इंडिया का जो आईपीआर प्रोग्राम है उसके इश्यूज क्या क्या है। देखो एक दो कॉन्सेप्ट समझ लो आप पहले। एक होता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। भाई एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या हुआ? मैंने ये पेंसिल बनाई, अगली बार अब इसके मेरे को 10 साल के लिए पेटेंट मिल गया, अब मैंने अगली बार क्या किया, ये जो टिप थी इसकी यहाँ से गोल थी, इसे मैंने यहाँ से काट दिया और सीधा कर दिया। मैंने कहा जी ये तो नया प्रोडक्ट बन गया, इसे मुझे फिर पेटेंट कर दो। तो एक सेक्शन 3D हमारे पास एक सेक्शन 3D है पेटेंट्स एक्ट का, 2000 पेटेंट एक्ट का ये 2003D है, और 2005 में इसको अमेंडमेंट भी किया गया। तो ये मना करता है, ये कहता है एवरग्रीनिंग नहीं होगी पेटेंट की। ये बोलता है जब तक आप चेंज करके ले आओ उसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक उसकी एफिकेसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ आप मुझे कन्विंस कर पाओ कि ठीक है सर ये चेंज हो गया है, और इसे इसके काटने के बावजूद इसके 10% एफिशिएंट हो गया है, और ये पिछली वाली से नया है, तब मैं आपको पेटेंट दूंगा। लेकिन आप कुछ भी चीज़ करके ले आओगे तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको पेटेंट दे दूंगा। इसीलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है नोवार्टिस केस, सुना होगा आपने। तो नोवार्टिस का एक ड्रग था, ठीक है, ग्लीवैक, मना कर दिया था, उसको पेटेंट नहीं मिला, बोला नहीं देंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो प्रॉब्लम, या अब ये इसके इश्यूज भी हैं, ठीक है, पढ़ते जाइएगा, और कॉन्सेप्ट भी हैं। सेकंड जो इशू कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, वहाँ पर कंपल्सरीली लाइसेंसिंग का, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का 1992 से, ये पहले बहुत ज़्यादा थी बट अब तो कम हो गई है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि भैया मान लिया एक चीज़ जो है वो पेटेंटेड है, मतलब मेरी ये पेंसिल पेटेंटेड है, ठीक है, या ये मान लो कि ये कोई वैक्सीन है, ये पेटेंटेड है। अब हमारी सरकार को लगता है कि नहीं यार इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो हमारी सरकार क्या कर सकती है, आपकी मेरी बिना परमिशन लिए, क्योंकि इसका जो पेटेंट है मेरे पास है, मेरी बिना परमिशन लिए किसी और को इसकी बनाने की इजाज़त दे सकती है। इसका जो प्रोसेस था बोला आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और जो मुझे भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये एक प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम कहाँ पता है कहाँ क्रिएट कर रही है? इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं, इंडिया के जो आईपीएस लॉज हैं वो उतने अच्छे नहीं है, तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है वहाँ पे। और ठीक है, ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है वो ट्रिप्स में भी है, जो एग्रीमेंट है उसके अंदर भी है, और वो लेकिन वहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये तब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई या कोई एक्सट्रीम अर्जेंसी हो गई, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, तब आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं अलाउ करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। और क्या क्या बात है, देखो एक यूएसटीआर है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम उसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में जो है आईपीआर का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी एक स्पेशल 301 रिपोर्ट भी आती है। विजन के किसी, मेरे ख्याल से किसी पेपर में पूछा भी गया था या यूपीएससी में पूछा गया था, ये स्पेशल 301, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिपोर्ट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमीज है इंडिया की, ठीक है, मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है इंडिया की, फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है डाटा एक्सक्लूसिविटी की, कि भैया हमारा, वो कहते हैं कि हमारा जो डाटा है, हम जो सरकार को देते हैं कि हमने ये फील्ड ट्रायल्स किए या ये डेटा है हमारा और इससे हम ऐसे ऐसे बिजनेस बनाएंगे, वो डेटा कई बार लीक हो जाता है, वो डेटा कोई और ही इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो जो डेटा एक्सक्लूसिविटी, जो डेटा था हमारा था, वो हमारे पास नहीं है, तो डेटा एक्सक्लूसिव लॉ लाया जाए उसके लिए, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ क्या होती है वो समय के अकॉर्डिंग ही डेवलप होती है। अब
आईपी जो लॉज हैं या आईपी जो रिजीम है ये बड़े नए से लॉज हैं, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। सेकंड बात है कॉपीराइट एक्ट जो है हमारा बड़ा वीक है। एक्ट्स तो हमारे मतलब लगभग सारे वीक है बताए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पायरेसी बड़ी, अब देखा होगा आपने, अब जाके कंट्रोल हुई है पायरेसी, लेकिन नहीं तो पहले तो आपका मूवीज आपका वो सब पहले तो साइट्स पे फिर टेलीग्राम पे सब मिल जाती थी, लेकिन अब जाके क्या हो देखा है आपने, कंट्रोल हो रहा है, अब आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने ही पड़ते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है आईपी के लिए, रोक तो सकते नहीं, तो आप जो है स्ट्रेंथन करें अपने आईपी फ्रेमवर्क को। और आईपी फ्रेमवर्क में क्या हो जाएगा, आप कैपिटल ह्यूमन कैपिटल जनरेट करें उसमें, भाई कैपिटल कौन सी, एक तो ह्यूमन भी जनरेट करें और भैया मनी भाई को भी जनरेट करें, ठीक है। अपने लीगल फ्रेमवर्क्स को मजबूत करें, जो आपके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, उसे मजबूत करें, ठीक है। और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको फॉलो करें, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती हैं चीज़ें, स्कूल से, तो स्कूल में इनोवेशन लाए, ठीक है। देखो अभी बड़ी अच्छी बात है कि 2014 जब से पहले लगभग 1000 स्टार्टअप्स थे, आज लगभग 90,000 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। एक नंदन नीलकनी और सत्यन नदिला का इंटरव्यू भी है, लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर दिए, 1-1.5 मिनट का वीडियो, तो उसमें बताते हैं कि कैसे जो है इंडिया का स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो रहा है। और बल्कि अभी बोला भी गया था कि जैसे IITs या UPSC का क्रेज़ है वैसे अब स्टार्टअप का क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब इनोवेशन आएगी तभी तो आपका जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेस होंगे, क्योंकि जब तक इनोवेट नहीं करेंगे, देखिए जब तक इस देश के लोग एंटरप्राइजिंग नहीं बनेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। वी विल बी अ कंट्री ऑफ बाय 2030, इनफैक्ट 2035 विल बी अ कंट्री ऑफ 160 करोड़ पीपल, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी मोर एंटरप्राइजिंग, people need to do business, people need to generate, and we just not need to generate for ourselves, but it's time that India sells to world। तो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में या कहीं भी कुछ होता है या कहीं भी अपने दोस्तों से भी बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, तभी तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ठीक है। बाकी IPR इनोवेशंस को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए एट वेरियस लेवल। So this will be all in this particular series. Thank you all for watching. This was the Science and Tech Foundation presented to you by Alpha S Academy, and I thank you all. I hope you all are doing good. Keep smiling, keep healthy, and if you have any problem, feel free to contact us. We are always with you. Bye bye. Take care.